बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम राइट एंगल में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम राइट एंगल में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी बहरान, ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से। ख़वातीन किस तरह से देखती हैं, कानून साजी का अमल हो या फिर पार्लियामेंट में फ़ाल किरदार अदा करना हो, ख़वातीन हमेशा जो है वो हमें बहुत एक्टिव नज़र आती हैं। लेकिन ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट सबसे आगे नज़र आने के बावजूद ये कहा जाता है कि आखिर ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट करती क्या हैं। तो आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ पहलुओं से इस पर रोशनी भी डालेंगे और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इलेक्शन कब होंगे, ख़वातीन क्या इस हवाले से सोचती हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनमें सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ रुबीना खुर्शीद साहिबा का, जो कि साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। इसके साथ साथ SDGs का जो प्रोग्राम था, टास्क फोर्स थी, उसकी सरबराह भी रह चुकी हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रह चुकी हैं और अब जो है वो साबिक सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री वुमेन कॉकस भी रह चुकी हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी समिया राहिल काजी साहिबा, जो कि साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं जमात इस्लामी की। आप तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले मैं बात करूंगी रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा से। रुबीना साहिबा, ये जो मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बात की कि ये कहा जाता है कि ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट में आ जाती हैं लेकिन उस तरह से किरदार अदा नहीं करती। लेकिन हमने देखा कि आप हमें बहुत ही एक्टिव नजर आई अपने तमाम टेन्योर के अंदर, ना सिर्फ ये वाला टेन्योर बल्कि इससे पहले भी जो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी तो उस वक्त भी आप हमें खासी एक्टिव नजर आई, अपोजिशन में भी एक्टिव नजर आई। तो ये किस हद तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नैयर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया और आपकी तवज्जो से मुझे मेरी दो जो दूसरी मेंबर कौमी असम्बली रह चुकी हैं पार्टी से, शाहिदा साहिबा और समिया रहीला काजी साहिबा, उनके साथ भी बात करने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। जहाँ तक काम करने की बात है तो मेरे ख्याल में मेरे जवाब देने से पहले आप खुद ही काफ़ी कुछ कह चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बताती चलूँ कि अगर डेटा को एनालिसिस किया जाए, कामों को एनालिसिस किया जाए, तो मेरे ख्याल में जितना ख़वातीन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और हर इशू के ऊपर आवाज़ उठाती हैं, चाहे वो तालीम हो, महंगाई हो, कोई भी इशू हो, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो आवाज़ ख़वातीन ही की उठाई देती है। और प्लस इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर कहते हुए कि मेरी बहन शाहिदा रहमानी साहिबा ने जिस तरह से वुमेन पार्लियामेंटेरियन कॉकस को चलाया, आपने भी देखा, और मैंने कोशिश की SDGs को चलाने की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे UN के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया और मुल्क में और मुल्क से बाहर भी। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ही का नाम रोशन होता है क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हम किसी एक मखसूस पार्टी को नहीं बल्कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जितना भी काम किया वो सबके सामने है और आज तो सोशल मीडिया का दौर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर हमने ना किया हो तो वो मौजूद ना हो। सब कुछ जो है वो दौरे हाजिर के तमाम गैजेट्स के और सोशल मीडिया के मॉड्यूल्स पे मौजूद है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पार्लियामानी वुमेन कॉकस जो है उसको हेड किया। लेकिन हमने देखा कि जो तमाम मुख्तलिफ जमातों की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस, उनको एक मेज़ पर बिठाने में वो कामयाब हुई और उससे फ्रूटफुल नताइज भी सामने आए। वरना हम तो ये देखते हैं कि जो मुख्तलिफ जमातों के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बैठ कर बात करने के लिए तैयार नहीं है, पोलराइजेशन के नाम के ऊपर सब अपनी अपनी अलग अलग 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठे हैं। तो शाहिदा रहमानी साहब, ये कितना मुश्किल टास्क है और इसका आप समझती हैं कि आप कामयाब हुई हैं इसमें? बहुत शुक्रिया नैयर, आपने इतने अहम मौजू पे आज बुलाया और हम सबको दोबारा मिलने का मौका दिया। वरना जब से असम्बली खत्म हुई थी तो हम सब अपने अपने एरियाज में थे और आज रोविंदा से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, बिल्कुल मुश्किल टास्क होता है लेकिन क्रेडिट जाता है लीडरशिप को कि उसमें कितनी सलाहियत है कि वो सबको लेकर चलने की सलाहियत। आपने देखा SDGs अपने बेहतरीन अंदाज से काम किया, सबको लेकर साथ चले। इसी तरह वीमेन पार्लियामेंट्री कॉकस ने भी आपने देखा कि हमने जो वीमेन मैनिफेस्टो के हवाले से कमिंग इलेक्शन पे काम किया और इसमें खास तौर पे आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सेक्रेटरी जनरल उसमें आए और उन्होंने उसे इंडोर्स किया और ये प्रॉमिस किया कि हम अपने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में इसे शामिल करेंगे, जो कि
वीमेन पर्सपेक्टिव में हमने 2 रोज की हमारी राउंड टेबल थी जिसमें आपने भी शिरकत की, और ये बहुत ही बेहतरीन एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने तमाम पॉलिटिकल जमातों पे एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, और हमने ये चाहा कि आने वाले इलेक्शन में खवातीन को बेहतर ना सिर्फ बेहतरीन किरदार बने बल्कि तमाम पॉलिटिकल जमातें उनको फैसला साजी में शामिल करें। असल ये कि आप पार्लियामेंटेरियंस तो बन जाते हैं, लेकिन जो पार्टी की फैसला साजी होती है, जो सीईसी और प्रोविंशियल लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिविजनल लेवल के कोर्ट्स होते हैं, फोरम्स होते हैं, उसमें खवातीन की शिरकत लाजमी है, क्योंकि जब आप विंग्स बना के उन्हें एक अलहदा हैसियत देते हैं तो उसमें वो अपना किरदार अदा नहीं करते, लेकिन वो खवातीन जो मेन तंजीम में, ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करती हैं, अपना भरपूर रोल प्ले करती हैं, फैसला साजी में अपना हिस्सा देती हैं, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की खवातीन में बहुत ज़्यादा ना सिर्फ उनके अंदर हौसला है बल्कि उनमें फैसला साजी का भी एतमाद है, और वो अपने फैसलों को बहुत खुद एतमादी के साथ करती हैं। जब जहाँ जहाँ खवातीन को काम करने का मौका मिला, आपने देखा कि ये तो आपकी ख्वाहिश है, और आपने इसके ऊपर जो है वो यकीनी तौर पर प्रैक्टिकली काम भी किया, सिर्फ ख्वाहिश नहीं की कि ये पार्टीज के सामने ये मैनिफेस्टो रखा और फिर उसके ऊपर सब ने जो है उसको एग्री भी किया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा हो सकता है? अभी तक तो हमें दिखाई नहीं देता। चंद मखसूस चेहरे हैं या जिन्होंने अपनी स्ट्रगल की वजह से खवातीन पार्लियामेंटेरियंस ने, खवातीन सियासतदानों ने अपनी जगह बना ली, वरना बड़ा मुश्किल काम है खवातीन सियासतदानों के लिए जगह बनाना, और खासतौर पर फैसला साजी की जहां बात की जाती है उस नहज तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है अभी भी। नहीं यार, ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, इसी माशरे में हम कहते थे कि वीमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, और ट्राई से टाइम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर तरह फॉरेन मिनिस्टर का एजाज़ जो है हिना रब्बानी खर को हुआ, फिर आपने देखा कि एम्बेसडर श्री रहमान साहिबा बनी, अभी आपने शाजिया मरी साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, इस तरह बहुत बड़ी बड़ी खवातीन की है कि जद्दोजहद करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इससे इनकार नहीं, लेकिन जब खवातीन को स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपने देखा कि हमारी सीईसी के अंदर भी एक बड़ी तादाद में खवातीन की शिरकत है, और इसी तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मेन ओहदों पे खवातीन को फाइज किया, और जब हमारी 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी उसके अंदर एक तनासब के साथ आपने देखा, फर्स्ट स्पीकर नेशनल असेंबली, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान ने अभी फर्स्ट डिप्टी स्पीकर का साथ दिया, दानिश साहिबा को एजाज़ हो। तो हमारी पार्टी ने हमेशा कोशिश की कि खवातीन को मरकजी किरदार मिले और उन्हें एम्पावरमेंट किया जाए और इस तरह के मंसूबे लाए जाए और खवातीन इस पर काम करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब इतना कुछ आगे बढ़ चुका है कि दीगर पॉलिटिकल जमातों को अपनी खवातीन को आगे लेके आना होगा, और उन्हें मेन ना सिर्फ उन्हें दीगर पॉलिटिकल जमातों को अपनी खवातीन को आगे लाना चाहिए। रुमीना से ये सवाल करना चाहूंगी मैं। रुमीना, आपको लगता है कि जैसे शाहिदा रहमानी साहब कह रही हैं कि आगे आने का मौका दिया जाता है, लेकिन अभी भी इस बात पे कड़ी तनकीद की जाती है कि जब तक कोई बड़ा खानदानी नाम ना हो, कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड में लेगेसी ना हो, तब तक जो है वो पॉसिबल नहीं है कि खवातीन जो है वो अपनी जगह बना सके। और इसकी एक मिसाल हम अपनी मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें देखते भी आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि मेहनत और सिर्फ जो जद्दोजहद है उसके बलबूते पर इतने बड़े मकामात पर पहुंचा जा सकता है, या फैमिली लेगेसी बहुत जरूरी है? देखिए, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं सेकंड करूंगी शाहिदा रहमानी साहब की बात को। देखिए कि तमाम तर, अब जैसे कि मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, लीडरशिप की बात करूँ, तो देखिए नहीं, इस टाइम मेरा किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है। मैं पिछले टर्म में अपने काम के बलबूते के ऊपर मुझे मेरी लीडरशिप ने जो है वो सिलेक्ट किया, मरियम नवाज साहिबा मुझे आगे लेकर आई, और लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं, मैं लिस्ट में आखिरी नंबर पे थी, मेरा नंबर 23वां था, और इस दफा जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो आई वाज इन द टॉप 10, और वो मैं किसी लेगेसी की वजह से नहीं आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप ने जो मुझे जिम्मेदारी दी उस पर मैंने काम किया, एंड देन दैट वर्क हैज बीन, उसको एक्सेप्ट किया गया, अप्रिशिएट किया गया रहा। तो दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी आपने देखा है कि अब जो PMLN है उसके अंदर मेजॉरिटी जो हैं चीज़ें वो खवातीन देख रही हैं और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, और मैं समझती हूँ कि ये इससे बढ़कर और चीज़ों को, अब लोग तो देखें मेरे ख्याल में बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, और देयर इज ऑलवेज अ स्पेस, और होता है कि जिसको आप फिल कर सकते हैं, वैक्यूम होता है जिसमें आप और मजीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं।
अगर मैं इस टाइम पार्टी पोजीशन की बात करूं तो देखिए, मुझे पार्टी में हमारी PMLN की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके अंदर पहली दफा ये हुआ कि एक पोर्टफोलियो बनाया गया जिसमें मैं एज ए सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स और सिविल सोसाइटी बनाया गया। तो इसी तरह कई ऐसी चीजें हैं। अब जब SDGs की बात है तो आप देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर आज पूरी दुनिया में हमने पाकिस्तान के नाम को उस तरह से हाईलाइट किया तो वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप का आप पे कॉन्फिडेंस था। देखिए, लोग जो है हर चीज कभी बेहतर एकदम से तो नहीं होती, इट विल टेक टाइम। जहाँ तक बात है फैमिली लेगेसी, और देखिए जो खवातीन की रिजर्व सीट थी, अगर हम शाहिदा साहिबा का देखें तो शाहिदा साहिबा और हम दोनों, मैं समझती हूँ कि एक ही तरह की फैमिली बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से, वी आर वर्किंग, और हमारी मेहनत के ऊपर जो है अप्रिशिएट किया गया, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, बल्कि इनफैक्ट स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर जो हैं, उन्होंने जो भी खवातीन जिस भी पार्टी से थी, अगर वो काम करना चाहती थी तो उनको ना सिर्फ अप्रिशिएट किया गया बल्कि उनको मौका भी दिया गया। सेम गोज विद माय पॉलिटिकल पार्टी एज वेल। तो ये कहना कि खवातीन जो है, ठीक है रुमीना, आप और शाहिदा रहमानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर आप मेहनत करें, लगन करें, तो लगन के साथ काम करें, तो उसके बाद जो है वो अगर आप किसी बड़ी फैमिली लेगेसी के साथ नहीं हैं तो भी जो है वो आप सरवाइव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बाहर तौर इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहेंगे। मजीद भी बात करेंगे इस पर। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज के राइट एंगल में हम बात कर रहे हैं खवातीन के एंगल से कि किस तरह से खवातीन देखती हैं सियासी अमल में, और जो इस वक्त मौशी बहरान है उसमें क्या किरदार है खवातीन का, और साथ साथ ये है कि खवातीन पार्लियामेंटेरियन, खवातीन सियासतदान जो हैं, क्या उनका वो जो रोल होना चाहिए वो है, और उसमें क्या रुकावटें हैं। हमें अभी ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है आयशा सैयद साहिबा ने, जो कि जमात इस्लामी की साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से, और शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आयशा सैयद साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि क्या खवातीन अरकान पार्लियामेंट और खवातीन सियासतदान मजमूई तौर पर फैसला साजी में वो किरदार निभा पा रही हैं जो कि निभाना चाहिए, और अगर नहीं तो उसमें कौन सी रुकावटें हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नैयर। देखिए नैयर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि खवातीन पार्लियामेंटेरियन ने काफी सारा कानून साजी में अपना किरदार अदा किया है, लेकिन जहाँ पे कमी है इस वक्त, और मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, और हम मुल्क के हालात को संजीदगी से, दिलसोजी से और एक इखलास के साथ कि हमारा मुल्क जो है इस भंवर से निकले, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमने एड्रेस करना है। तो उसमें जो आज का टॉपिक है आपका, बड़ा ही मतलब अहम पॉइंट है और अहम टॉपिक है कि खवातीन जो है कानून साजी में, किरदार साजी में उनका, और पार्लियामेंट के फ्लोर पे उनका जो पूरे मुल्क के लिए रोल है वो क्या है। तो पहली चीज तो नैयर मैं आपको ये बता दूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से उनके इंटरनल जो डेमोक्रेसी का वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं और डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर अपने अंदर लीडरशिप में और किसी भी लेवल पे वो डेमोक्रेसी नहीं होती। और नैयर इसके साथ फिर एक चीज दूसरी होती है, जो खवातीन आती हैं रिजर्व सीट पे, उनका रोल मर्दों से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कि उनके जिम्मे 4 जिले पूरे पाकिस्तान का तो होता है, कौमी असम्बली के तमाम इश्यूज को, बैनुल अक़वामी इश्यूज को तो देखना होता है, लेकिन जो हल्के होते हैं उन हल्कों को भी देखना होता है जहाँ से वो वोट लेकर आई होती है कि उन लोगों को कुछ डिलीवर करें। लेकिन इसमें मसला क्या है कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त जो मेरे साथ शाहिदा रहमानी साहिबा बैठी हुई है, रुमीना खुर्शीद आलम, ये वो खवातीन है जिन्होंने इतनी मेहनत की है और ये मेहनत से बहुत आगे आई हैं और अपना एक मजबूत किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो उन लोगों की है कि आप एक एक खानदान के, एक एक MNA के जो रेफरेंस से आई है, और एक सीट पे जो एक MNA खातून बैठी है, उसका क्या प्रोटोकॉल है, उसका क्या स्टेटस है, उसके लिए क्या उसकी जो एजाजिया उसको मिलता है, बैनुल अक़वामी उसे जो कौम उसको जो स्टेटस देती है। तो ये तमाम चीजें वो चीजें हैं कि मुल्क को जरूरत है कि वो काम करें बेहतर तरीके से, लेकिन अगर उनको ग्रास रूट लेवल का कोई पता ना हो, उनको बिल्कुल ये पता ही ना हो कि सियासत की सूझबूझ उनसे हो ही ना, तो ये बहुत अहम चीज है। इस वक्त हम पार्लियामेंट में देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों में
दो बहनें, मतलब दो खानदान के 3-3, 4-4, 8-8 लोग बैठे हुए हैं। और कुछ तो नैयर ऐसे हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब हो किसी की, और 20-25 साल से इस पार्लियामेंट में बैठा है। ऐसा लगता है कि इनके पार्टी में कोई और है ही नहीं, और या कोई और काम ही नहीं कर रहा है, या इनके आगे सिर्फ जो सियासत है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर काम करना है। तो नैयर इस वक्त जो है बहुत बड़ी जरूरत इस चीज की है कि जिस तरह मैं दोबारा ये बात कहूंगी कि हमारी शाहिदा रहमानी बहन जो है वो जिस मेहनत से काम करती हैं, जो खुर्शीद आलम है यहाँ जो मेरे साथ बैठी हुई है, उनकी जो मेहनत आप यकीन करें ये दिन रात मेहनत करने वाली खवातीन है। लेकिन जो पार्टी की इनकी और खवातीन है वो इस तरह से काम नहीं करती। अगर ये काम करेंगी तो मुल्क के हालात, बहुत सारे जो खवातीन हम होते हैं हमारा बहुत बड़ा किरदार होता है। जैसे शनाख्ती कार्ड के मसाइल हमने हल किए, बहुत सारे अपने हलकों के मसाइल जाके बैठ के हम हल करते हैं, इंतजामिया को देखते हैं। लेकिन खवातीन जिनको सियासत की सूझबूझ नहीं होती वो इंतजामिया को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो इंतजामिया को हैंडल भी नहीं कर सकती, वो उस तरह से मिनिस्ट्री में काम भी नहीं कर सकती। ठीक है आयशा सैयद साहिबा, आयशा सैयद साहिबा, यहाँ मैं यही सवाल जो है ये मैं पुट करना चाहूंगी रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा के सामने कि रुमीना साहिबा, जैसे आयशा सैयद साहिबा ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि ग्रास रूट लेवल की जो सियासत है और सियासी तरबियत है उसके बगैर जब जो है वो खवातीन अरकान पार्लियामेंट जो है वो आ जाती हैं, पार्लियामान का हिस्सा बन जाती हैं या सियासी तंजीमों का हिस्सा बन जाती हैं, तो फिर जो है वो उस तरह के नताइज नहीं दे पाती जिस तरह के आने चाहिए सामने। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो एक शामिल करने वाला एक प्रोसेस है उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और बाकायदा जो है वो तंजीम साजी होनी चाहिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर? देखिए आयशा, मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आयशा साहिबा को बहुत देर बाद सुनने का, मिलने का मैं कहूँगी मौका मिला, तो मैं उनको अपना सलाम भी अर्ज करना चाहूँगी। बिकॉज हम लोगों ने लास्ट टर्म में मिलकर बहुत काम किया था और मैं समझती हूँ कि इस दफ़ा काश कि हमारे साथ इस्तीफा भी होती तो शायद हम और भी काफ़ी काम मिलके करते। जहाँ तक बात है कि जो उन्होंने नुक्ता उठाया कि बहुत सारे ख़ानदानी उससे होते, बेशक कुछ लोगों में मतलब कुछ रवायात हमने देखी हैं, या मैं बिल्कुल तो नहीं कह सकती कि 100% ऐसा नहीं होता, किसी भी सियासी जमात में हो सकता है। लेकिन देखिए बात अब जहाँ तक ग्रास रूट लेवल की है, मैं भी ग्रास रूट लेवल की वर्कर हूँ, शाहिदा साहिबा भी ग्रास रूट लेवल की वर्कर है, मैं जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हूँ अपने जब पार्टी में शहर की यूथ वुमेन विंग की। इसी तरह से हम आते हैं। देखिए लेकिन मैं एक चीज जरूर रुमीना साहिबा आप लोग तंजीम साजी के साथ और आप लोग जो है वो बाकायदा तरबियत के साथ और मुसलसल काम करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं। मेरा इशारा उस तरफ है, यहाँ पे हमने बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट, आपको पता है मैं भी पार्लियामान में ही होती हूँ सारा वक्त, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बगैर किसी सियासी तरबियत के आ जा सकते, वो रोल प्ले नहीं कर सकते, वो आते हैं, आके बैठते हैं, चले जाते हैं। तो मैं उन के हवाले से बात करी कि उनके इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए मैं एक बात ये जरूर कहूँगी, शायद मेरी बात किसी को बुरी भी लगे, मैंने बहुत सारे मर्द हज़रात भी देखे हैं, बहुत सारे खवातीन भी, डेफिनेटली दोनों चीज़ें होती हैं, जो इलेक्शन लड़के भी आते हैं, जो अपने हल्कों से भी आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं कहते पार्लियामेंट के अंदर, वो भी अपने हल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये चीज़ तो हमारे सामने आप को पता है कि बहुत सारी जगहों पे उसके एनालिसिस भी आते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस चीज़ को इस तरह से देखना, मेरे ख्याल में हर एक की, देखिए हर एक के पास एक जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ने अगर आपको 342 लोगों को 25 करोड़ की आवाम में से सिलेक्ट किया है, तो हर एक की शख्सी जिम्मेदारी भी मौजूद है कि एंड पे आपको, देखिए पार्टी लीडरशिप जो है वो किसी को भी अगर सामने लेकर आती है या अल्लाह ने किसी को भी मौका दिया है, तो एंड पे आप अपने उस मौके के साथ कैसे वफा करते हैं, कैसे उसको सच्चाई के साथ पूरा करते हैं, और फिर क्योंकि आप अल्लाह को भी जवाब दें, लोगों को भी जवाब दें, और ऑफ कोर्स आप जो है वो एट द एंड तारीख हर चीज रकम कर रही होती है। तो आई थिंक कि ये तो सबके ऊपर अपनी एक पर्सनल जिम्मेदारी है। ये बताइए मुख्तसरन रुमीना, ये बताइए कि क्या 90 रोज में इलेक्शन का जो मसला एक सामने आ रहा है, ये तो आइन कहता है कि 90 रोज में होना चाहिए, लेकिन सारा हल्का बंदियों का हवाला भी दिया जाता है, फिर उसके ऊपर भी जो है वो कल जरदारी साहब के बयान को लेकर और बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को लेकर एक अजीब सी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम लीग नवाज है वो 90 दिन में इलेक्शन की हामी है, इलेक्शन के लिए तैयार है?
ہم مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تو شروع سے ہی الیکشن کی حامی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے جیسے ہی وقت معین ہوگا, جس طرح سے بھی, کیونکہ دیکھیے ہماری طرف سے جو سینئر لیڈرشپ ہیں, جو پارٹی کی اسپوکس پرسن ہیں, ان کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے وہی پارٹی کی جو لائن ہے اس کو کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن ہونا ظاہر ہے, اور الیکشن کے نہ ہونے سے تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا. تو میں سمجھتی ہوں جو وقت مقرر ہے اور جس پہ ہونے چاہیے وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ وہ ضرور ہوں گے, اور وی آل آر ورکنگ فار اٹ. وقت مقررہ پر ہونے چاہیے, اور آپ سب الیکشن کے لیے تیار بھی ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کے لیے تیار ہے. ابھی میں نے سابق جو صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے بیانات کا حوالہ بھی دیا ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ کیوں کریٹ ہو رہی ہے؟ کون بھاگ رہا ہے الیکشن سے؟ آج بلاول صاحب نے کہا کہ یہ وہ لوگ پریشان ہیں جو الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو کون بھاگ رہا ہے اور کیا اس کا حل کیا دیکھ رہی ہیں آپ آگے؟ دیکھیے نیئر, پاکستان پیپلز پارٹی نے جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی تھی اس وقت بھی اور ابھی بھی ہمارا موقف ہے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین پاکستان کہتا ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے کمیوں کی تعلیم ہونے کے بعد, تو پیپلز پارٹی کا موقف آئین کے ساتھ ہے, قانون کے ساتھ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی تو اب تک الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کیوں نہیں کیا؟ اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بالکل, اگر یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن, تو ڈیلیمیٹیشن اب تک کیوں نہیں کر سکے؟ سینسس کے بعد اتنا ٹائم آپ کو ملا ہے تو آپ نے اب تک اپنا فارم ورک کیوں نہیں کمپلیٹ کیا, جبکہ آپ کو پتا تھا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے والی ہے اور 2023 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے. تو اور وہی لوگ جو کہتے تھے کہ فروری میں ہوگا, مارچ میں ہوگا, اور 6 مہینے پہلے کی ڈیٹ دے رہے تھے, تو وہ الیکشن سے فرار ہونے کی بات کر رہے تھے. ہم نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے, ہم آئین کے موجب بھی ہیں, آئین کو بچایا بھی ہے. پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے, جمہوریت کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, اور آج بھی اور ہمیشہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر کرائے جائیں. الیکشن 90 ڈیز میں تو کرائے جائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مختلف بیانات بھی ایسے آ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے ان میں تاخیر ہو سکتی ہے. تاخیر سے فائدہ کس کو ہوگا شاہدہ رحمانی صاحبہ؟ دیکھیں, تاخیر سے انہیں فائدہ ہوگا جو الیکشن میں چاہتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ الیکشن میں انہیں ووٹ نہیں ملے گا, عوام انہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہیلے بہانے سے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے بڑھوانا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, نہ ہم نے الیکشن سے رائے فرار اختیار کی, چاہے 2008 ہو یا 13 ہو یا 18 ہو. ہم نے تمام تر تحفظات کے باوجود الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا. ہم نے جمہوریت کے خاطر, پارلیمان کی سپریمیسی کے خاطر ہمیشہ اداروں کا احترام کیا, اور ایک ہی بات کا تقاضا کیا کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں, پارلیمان کی سپریمیسی ہو اور آئین کی بالادستی ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. یہاں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد عائشہ سید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہی سوال ان کے سامنے بھی رکھوں گی کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے, الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کون الیکشن میں تاخیر کرنا چاہتا ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائٹ اینگل میں رومینہ خورشید عالم صاحبہ, شاہدہ رحمانی صاحبہ اور عائشہ سید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ سید صاحبہ, ابھی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی 90 روز میں الیکشن ہونے کے حوالے سے. 90 روز میں الیکشن کے حوالے سے جماعت اسلامی کا بڑا واضح جو ہے وہ موقف ہے, اور وہ سپریم کورٹ جانے کی بات بھی کر چکی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا 90 روز میں الیکشن ہو پائیں گے, اور اگر نہیں ہو پائیں گے تو جماعت اسلامی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں نیئر, ملک جو چلتا ہے وہ قانون اور آئین کی پاسداری سے. جب قانون اور آئین کی کو اوپر لیول سے توڑا جاتا ہے, پارلیمنٹ لیول سے, حکومتی سطح سے, پھر نچلی سطح پہ آ کے اس قانون کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. یہ انتہائی اہم ہے ملک کو چلانے کے لیے, ریاستی مشینری کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جانے کے لیے. اور اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, جو مہنگائی ہے, جو بجلی کے کرائسس ہیں, جو گیس کے بلز ہیں, جو
آپ کو پیٹرول کا جو اتنی مہنگائی ہے، ہر لحاظ سے عام آدمی کی زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. اور اس وقت پر اگر یہ جو بری حکومت آئی ہے، اور یہ حکومت کی اس کی ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ یہ بر وقت آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کرائے اور عوام کو عوامی نمائندے سامنے آئے اور اس حکومتی مشینری کو چلائیں. جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح. جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے وہ مطالبہ کرتی ہے اور مطالبہ کرے گی کہ 90 دن میں الیکشن کو ممکن بنایا جائے، اور اگر وہ نہیں مانی جائے گی تو پھر عدالت کا رستہ ہمارے لیے کھلا ہے. پھر ہم عدالت جائیں گے اور اس پہ ہم اپنی کوشش کریں گے. دیکھیے کراچی میں بھی آپ نے دیکھا عدالت جائیں گے، یہ بالکل آپ نے درست کہا. لیکن عائشہ سید صاحبہ یہاں ایک سوال لے لیجئے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا مہنگائی کا، بجلی کے بلوں کا، یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ بتائیے کہ مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو 32,000 روپے تنخواہ والا شخص اس مہنگائی میں، اس تنخواہ میں بجٹ کیسے بنائے گا، اپنا کیسے گزارا کرے گا؟ کیونکہ ابھی تک حل تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. آئی ایم ایف کی شرائط اپنی جگہ موجود ہے، اور جب بھی آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو آج بلاول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پھر عوام سے مزید قربانیاں بھی مانگی جاتی ہیں. دیکھیں نہیں، یہ قربانی ہمیشہ عوام سے مانگی جاتی ہے. ہاتھ جو ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کا ہوتا ہے، جو ڈاکہ ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کا ہوتا ہے، اور ہاتھ جو ہوتا ہے وہ حکومتی نمائندوں کا ہوتا ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور گریبان جو ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ عوام بیچارے تو جائیں تو کہاں جائیں، ان کا تو خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ تو بھوکے، ان کے چہروں پہ آپ کے بھوک اور افلاس ان کو دیکھیں گے. آپ آج کسی ٹیکسی والے کو دیکھیں، آپ کسی رائڈر والے کو دیکھیں، ان کی غربت ان کے منہ سے چھلک رہی ہے. نہیں، آپ یقین کریں کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کو، آپ کے دل میں درد اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن نہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو آئی ایم ایف کی گود میں لے جا کے ڈال کے رکھ دیا، اس کے فائنانس منسٹری کو، اس کے فائنانس پورے معاملات کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا. پھر اس کے بعد جو بھی حکومت آئی پی ڈی ایم کی، انہوں نے ٹوٹلی اگر کوئی قانون سازی کی بڑی تو انہوں نے یہ قانون سازی کی کہ وہ تمام جنہوں نے کرپشن کی ہے، جو چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، جنہوں نے عوامی دولت کو لوٹا ہے، جنہوں نے باہر کے بینک اپنے بھر دیے، جنہوں نے اتنے بڑے سودے سینٹ میں کر لیے، اور پھر جا کے ان تمام کے جو وہ کیسز ہیں وہ معاف کرا دیے. اب یہ سارے لوگ جو اتنا پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ جو ہوا ہے، جو اتنے کرپشن ہوئی ہے، اور دیکھیں نہیں جو ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، ابھی بھی اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. ابھی اگر تھوڑے دنوں میں بارڈر پہ کنٹرول تو جو ہے وہ اب تو نگران حکومت آگے. عائشہ صاحبہ اب کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ لیکن پی ڈی ایم حکومت کی آپ نے بات کی تو ہمارے پاس شاہدہ رحمانی اور رومینہ خورشید عالم دونوں موجود ہیں، اور وہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے. تو شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کون ذمہ دار ہے جو اس وقت عوام کی حالت ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو ذمہ داری ہے وہ جو پی ڈی ایم حکومت گزری ہے اس پر عائد ہوتی ہے. حالانکہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ گزشتہ حکومت جو تحریک انصاف کی گزری ہے اس پر ذمہ داری ڈالتی ہے، اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس سے پچھلی پہ ڈالتی رہی. تو یہ الزام تراشیوں سے عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیں نہیں، اس میں الزام تراشی نہیں ہے. آپ کے سامنے 2008 سے 13 کا بھی دور حکومت ہے جس کے اندر عوام کو روزگار بھی ملا، جس میں 18th امینڈمنٹ بھی ہوئے، جس میں عوام کی خوشحالی کے لیے اقدامات بھی کیے گئے اور بہترین لیجسلیشن ہوئی. اسی طرح 2013 سے 18 تک کا جو دور تھا وہ بھی اس میں بھی نہ تو اتنی زیادہ مہنگائی تھی اور نہ ہی اتنی بدحالی تھی، نہ معاشی طور پہ صورتحال اتنی ابتر تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ملک پہ ایک تبدیلی کے نام پہ تباہی کو لا کر مسلط کیا گیا، اور اس تبدیلی نے جو اس قوم کا حشر کیا اور جو معاہدے آئی ایم ایف اور دیگر ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے کیے گئے، اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں کی خطا صدیوں نے پائی. اس کی یہ پی ڈی ایم میں جب ہماری پارٹی شامل ہوئی تو اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ تمام ادارے جو تھے تباہی کا شکار تھے. پاکستان ڈیفالٹ ہونے کو کھڑا تھا، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور دنیا بھر میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو لون نہ دیں. پاکستان اعلان ہو گیا. شاہدہ رحمانی صاحبہ مختصراً بتائیے گا کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اس کا حل کوئی ہے؟
इस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सजेशन दी और उससे पहले भी जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त इमरान खान साहब से एक ही बात की गई कि माशरत की बेहतरी के लिए तमाम पॉलिटिकल जमातें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, और आज भी हमारी यही पेशकश है कि तमाम सियासत एक तरह, जब तक माशी तौर पर पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो यही बात कल सदर जरदारी साहब ने कही है कि इस मुल्क को माशी बहरान से निकलने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना होगा, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क को लेकिन माशी बहरान से रुकने तक इलेक्शन रोकने की बात भी तो हो गई। मौशी बहरान से रोकने के लिए, मौशी बहरान रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या इलेक्शन भी रोकना पड़ेगा? ये भी तो बात हुई है आज आसिफ अली जरदारी साहब के नाम से मंसूब की जा रही है। जब तक पॉलिटिकल जमातें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करके नई हुकूमत बनाती, जब तक इस तरह के बहरानों पे काबू पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पॉलिटिकल जमात विजन के साथ आती है और वो मुल्क के लिए आवाम के सामने जवाबदाह होती है। लेकिन पॉलिटिकल जमातों के स्टेक्स भी होते हैं और पॉलिटिकल जमातों के विजन भी होते हैं। पॉलिटिकल जमातों ने अवाम के पास वापस भी जाना होता है, उनके स्टेक्स भी होते हैं। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है, वही बात सामने आ रही है। आयशा सैयद साहिबा ने कहा कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो खान साहब की गवर्नमेंट को जो है वो जिम्मेदार ठहराती है, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को। तो आप क्या समझती हैं कि क्या सिर्फ ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से वो जो 32,000 कमाने वाला शख्स है, वो जो जिसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, उसको उसके मसाइल का अजाला मुमकिन है, या फिर कोई और तरीका है? इसका हल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं है। शाहिदा साहब ने भी ठीक कहा, और ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग मैं कह रही हूँ। हम सबको पता है, आप भी पार्लियामेंट को कवर करती रही हैं, आपको भी अंदाजा है कि पिछले दौर में जो है लोड शेडिंग तक का खात्मा हुआ, मुल्क तरक्की की तरफ गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सीपैक ने बहुत प्रॉस्पेरिटी की। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहने में समझती हूँ कि कोई मुज़ायका नहीं। हम सब जानते हैं कि जब आप ऐसे लोगों के हाथों में अहम जिम्मेदारियां सौंप देंगे जो कि ना तजर्बाकार थे, IMF की यहाँ तक हालत कैसे पहुंची। आप सोचें कि शुरू दिन से शख्स ने पहले कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और फिर उनके साथ शर्तें भी मंजूर थी। फिर उसके बाद हमने गाहे बगाहे देखा कि उनके जो वज़रा थे उन्होंने कहाँ तक क्या कोशिशें की, इवन के हमारे दौर में भी, कि किस तरीके के साथ डील जो है उनको नाकाम किया जाए, जबकि जाने का वहाँ पर हमने से तो किसी ने नहीं कहा था। तो वो उस टाइम पे जब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, चाइना के दौरे आपके सामने है कि सीपैक नहीं हुआ। अभी मैं अगर उसको कंक्लूड करते हुए, क्योंकि अगर कहूँ कि हालात और वक्त क्या है, तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखिए तमाम तर जमातों, आप शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा जबकि वो हुकूमत में थे और उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम सब लोग मिलकर बैठें और इसको हल करें। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि आप कुल्लो अक्ल है खुदा न खास्ता, तो फिर ऐसी चीजें होती हैं, और जो कि जिसका कि अजाला हम सब लोग, ये ऐसा नहीं है। देखें, आप माजी में मिसाके मईशत के लिए नहीं बैठी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, बाकी सब जमातें जो हैं वो बैठने के लिए तैयार थी। मुझे ये बताइए कि अब कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो सकती है, इस मसले का हल निकल सकता है? मैं चाहती हूँ कि आप वे फॉरवर्ड बताएं, क्योंकि जाहिर है आपका तजुर्बा है, तमाम जो अवामी मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उन पर जो है वो आप लोग आवाज उठाते रहे हैं। तो रुमीना, वे फॉरवर्ड मुझे बताइए कि क्या हल है? क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, कोई और हल है? नहीं जी, मैंने तो इससे मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने अपने एसपी फोरम से इस चीज़ को हाईलाइट भी किया और इसके लिए तैयारी भी की, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है होगा, क्योंकि देयर इज नो अदर सोल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें मुझे शायद आपकी बुरी लग रही हो, आपको मेरी लग रही हो, लेकिन वी हैव टू सिट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट। क्योंकि मुल्क होगा तो आप कुछ करेंगे ना। और देखें, कोई भी निगरान हुकूमत हो या कोई पुरानी हो नई हो, इसका हल ऐसे नहीं निकल सकता। हल हमारे पास ही है, हम सबके पास है, और वो मिलकर बैठ के निकालने से ही है। और मैं नहीं समझती कि इसमें कोई आर है, क्योंकि अगर हम 18वीं तरमीम के लिए बैठ सकते हैं, हम बड़ी से बड़ी कानून साजी के लिए बैठ सकते हैं, तो फिर इसके लिए क्यों नहीं बैठ सकते? जी बिल्कुल ठीक है। हल मुंतखब सियासी जो नुमाइंदेगान हैं उन्हीं के पास है। आयशा सैयद साहिबा, फाइनल कमेंट बताइएगा कि हल मुंतखब नुमाइंदों के पास है। आपने भी ये बात कही, लेकिन किस तरह से हल मुमकिन होगा अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होंगे? आइन शिकनी पहले से जो है उसके बारे में बात हो रही है पंजाब और KPK में, तो क्या हल है इसका? नहीं यार, देखिए, पहले तो ये मेरी दोनों बहनें जो है ना, आप यकीन करें नहीं यार, आप भी पार्लियामेंट को कवर करती रही हैं और ये दोनों इतनी मेहनत करती हैं
कि शायद अगर इस तरह से तमाम हमारी बहनें हमारे भाई जो हैं वो मेहनत करें तो वो मुल्क का हुलिया बदल जाएगा इंशाल्लाह। मतलब इन दोनों को इनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ मेरी बहनें, लेकिन जहाँ तक मुल्क की जो हालात हैं और इसके बदलने की जो बात है, देखिए जब भी कोई भी जो सियासी पार्टी है अपने में से करप्ट जितने भी उनके मिनिस्टर हैं उनके काबीना में, उनके पार्लियामेंटेरियन, मतलब ऊपर लेवल से नीचे लेवल पे आप तभी जाएंगे जब आप ऊपर अपने आपके तो तमाम चीजें ठीक करेंगे। और एक जो है इनकी डेमोक्रेसी, ये दो चीजें इनकी करप्शन और इनकी डेमोक्रेसी, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे साफ ना करें। और जो अभी बात हो रही है कि IMF के हवाले मुल्क कर दिया, वो 2018 के बाद हुआ, लेकिन मैं इन बहनों से जरूर ये पूछूंगी कि PIA को किसने तबाह किया, पाकिस्तान स्टील मिल को किसने तबाह किया, EOBI को किसने तबाह किया, FIA के जो मेगा EOBI मेगा लैंड स्कैंडल है उनके नाम बड़े बड़े जो हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी में बड़े बड़े ओहदों पे, क्या आपने उनको निकाला? और इस तरह से आप देखें बिजली की क्या तबाही किसने की, और जो पेट्रोल महंगा हो रहा है या जो बिजली महंगी हो रही है या जो दहशतगर्दी हो रही है, तमाम चीजें जो है ये कौन है? आयशा सैयद साहिबा, ये जो तबाही की जिम्मेदारी का सवाल आप कर रही हैं, ये तबाही की जिम्मेदारी का सवाल जो है वो हर पाकिस्तानी के जहन में है कि हर हुकूमत दूसरी जो गुजर गई हुकूमत है उसके ऊपर इल्ज़ामात आयद करती है, लेकिन वो जो उसके दौरे हुकूमत में होने वाली तबाहियां हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो खुद से लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तमाम जो मेरी मेहमान हैं, रुमीना खुर्शीद साहिबा, शाहिदा रहमानी साहिबा और आयशा सैयद साहिबा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हल यही बताया है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, मुंतखब क़यादत आए और उन तमाम मसाइल के हल निकाले, लेकिन इलेक्शन जो है वो हमें तो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सियासी क़यादत न बैठने के लिए तैयार है और ना ही किसी एक पॉइंट पर बात करने के लिए तैयार है। मजीद भी इस हवाले से बात करते रहेंगे अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।